वंस अगेन गुड मॉर्निंग। अब हमें चैप्टर स्टार्ट करना है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा। दिख रहा है? सबको दिख रहा है प्रॉपर? चलिए चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने कर लिया है और चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है, जिसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोशिश करेंगे कि इस वाली क्लास के अंदर बेसिक वाले सारे पॉइंट खत्म कर लीजिए। वेट नहीं करते, स्टार्ट करते जल्दी से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले कर रहे हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। पहला, एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल इन नेचर। कोई भी एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का कब होगा? द रिसीवर ऑफ द अमाउंट इज गोइंग टू ट्रीट इट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। इट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट। इट इज पेड एज अ इंटरेस्ट। देखिए, पहली बात तो बच्चे यहाँ पर कहते हैं कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट लिखा होता है ना, तो इसको टिक लगा देते हैं। यही पहली गलती होती है स्टूडेंट की। यहाँ लिखा है परचेज ऑफ एसेट और सतह एसेट को खरीदना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो यहाँ लगा देते। पर ये किसके लिए दोस्तों? रिसीवर ऑफ द अमाउंट। मतलब अगर मैं एसेट खरीद रहा हूं तो जो बेचने वाला है उसको तो पैसे मिलेंगे ना। रिसीवर के लिए थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जो खरीद रहा है उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। यहां पर रिसीवर ऑफ द अमाउंट की बात करी है। किसकी बात करी है दोस्त? रिसीवर ऑफ द अमाउंट की। ब्राइटनेस कम कर दो यार, ब्राइटनेस तो कम है ऑलरेडी। अब ठीक है क्या? चलिए ठीक है। तो अगर मैं एसेट खरीद रहा हूं तो मेरे लिए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पर जब मैंने जिस पर्सन से एसेट खरीदी उसने जो अमाउंट रिसीव करा, तो रिसीवर ऑफ द अमाउंट के लिए क्या होगा? रेवेन्यू रिसिप्ट होगा ना। सॉरी, कैपिटल रिसिप्ट होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट होगा ना। उसके लिए तो बेचा जा रहा है, वो तो रेगुलर बेचता है ये चीजें, तो उसके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट कहते हैं परचेज ऑफ फिक्स एसेट दैट इज कैपिटल नेचर। इसको टिक लगा देते हैं, गलती होती है वो। फिक्स एसेट को खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर तो होता है, पर यहाँ पर पेमेंट वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जो अमाउंट रिसीव कर रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, उसके लिए रिसिप्ट होगी, एक्सपेंडिचर नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये कि मान लो ए पर्सन है, ए ने बी से खरीदा, इसने खरीदा बी से, तो इसके लिए तो एक्सपेंडिचर हो गया ना, और इसके लिए तो रिसिप्ट हुई ना। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा सर, इसलिए पहला आंसर नहीं है। दूसरा आंसर क्या कहता है कि क्वांटिटी बढ़ाना फिक्स एसेट की। अब फिक्स एसेट की क्वांटिटी कैसे बढ़ाओगे? फिक्स एसेट की क्वांटिटी कैसे बढ़ाओगे? खरीद कर, जितनी ज्यादा खरीदोगे उतनी ज्यादा फिक्स एसेट की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि फिक्स एसेट को खरीदना एक तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
और जितने मैं ज्यादा फिक्स्ड एसेट खरीदूंगा उतना ही मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन, कहां पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड किया जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर को। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहां पर रिकॉर्ड किया जाएंगे दोस्तों? बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज कैपिटल नेचर, इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर की है? इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर की है? ट्रक खरीदना कैपिटल नेचर का खर्चा है, सिंपल। और क्या सोचना? रिप्लेसमेंट कराना कैपिटल नेचर नहीं है, रिपेयर कराना कैपिटल नेचर नहीं है, परचेज करना कैपिटल नेचर है। अगर आप ट्रक का खरीद रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्रक खरीदना दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ₹5,000 इंकर्ड करें अपग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटर बाय इंस्टॉलेशन ऑफ 128 MB की जगह पर, अब काट कर ले देता हूं GB, बहुत पुराना क्वेश्चन है। MB से क्या होता है, अब GB चल रहा है। 128 GB रैम बढ़ाई और 128 GB रैम का अपग्रेडेशन करना, बताओ क्या होगा? 128 GB रैम का अपग्रेडेशन करना क्या होगा? सर मुझे एक बात बताओ, जो मैंने रैम खरीदी क्या वो 1 साल चलेगी या 1 से ज्यादा साल चलेगी? सर 1 से ज्यादा साल चलेगी। रैम खरीदने में जो खर्चा किया जा रहा है उस खर्चे का बेनिफिट मैं मोर देन 1 ईयर उठाऊंगा, इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हमारा दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो 5,000 रुपए की जो मैंने रैम खरीदी है, अब जब आप कभी भी आप रैम खरीदने जाते हो ना तो उसकी वारंटी ही 3 साल की होती है, तो 3 साल तो चलेगी चलेगी। तो मोर देन 1 ईयर बेनिफिट उठा रहे हो आप 5,000 रुपए खर्च करके रैम का, तो दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस क्या होता है? किसी बच्चे ने मुझसे प्रीवियस लेक्चर में पूछा था। 1 MB इज इक्वल टू 1000 GB, उल्टा बोल दिया भाई, 1 GB इज इक्वल टू 1000 MB होता है। ढंग से पढ़ो कंप्यूटर। एंट्रेंस फीस क्या होता है दोस्तों? एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस हमारे लिए क्या होता है वो तो बात है। पहले एंट्रेंस फीस मैंने आपको एनपीओ चैप्टर में पढ़ाया था, याद है आपको? एनपीओ चैप्टर जब आपको कराया था। तो एंट्रेंस फीस का मतलब हो गया कि जब भी कोई पर्सन किसी एनपीओ का मेंबर बनता है तो पहली बार उसको फीस देनी पड़ती है मेंबर बनने के लिए, दैट इज कॉल्ड एंट्रेंस फीस। और एनपीओ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एनपीओ के लिए ये एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, क्योंकि एनपीओ के लिए हर साल कुछ ना कुछ मेंबर ज्वाइन होते रहते हैं और ये पैसा लगातार आता रहता है। तो एनपीओ के लिए दोस्तों ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। एनपीओ के लिए, एक मिनट रुक जाओ, एंट्रेंस फीस 20,000 रिसीव्ड बाय अ क्लब इज एंट्रेंस फीस एडमिशन कैपिटल रिसिप्ट लिख रखा है इन्होंने। एक मिनट दीजिएगा, मैं रीचेक कर लूं पहले, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू होना चाहिए। हाँ कैपिटल भी होती है, पर कैपिटल भी होती है, पर कैपिटल के लिए बताया जाता है ना कि इसको कैपिटलाइज करो, एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करो। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तब क्या करना चाहिए हमें? मैंने लिखवाया था आपको, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है हाँ तब रिवेन्यू होता है। सर रिवेन्यू रिसिप्ट होता है इसका आंसर। अगर आपसे क्वेश्चन में साफ साफ कहा जाता है कि एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करो तब हम उसको कैपिटल रिसिप्ट डालते हैं, पर यहाँ पर एंट्रेंस फीस क्या होती है? एंट्रेंस फीस एक एनपीओ के लिए इनकम मानी जाती है और ये टैक्सेबल होती है। ठीक है जी, एक इनकम मानी जाती है एनपीओ के लिए, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल नहीं होगा, रिवेन्यू होगा। 5वें का आंसर। लाइव मेंबरशिप फीस जो होती है वो 1 टाइम फीस होती है। अब लाइव मेंबरशिप फीस क्या होती है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मैंने आपको ये भी पढ़ाया था एनपीओ वाले चैप्टर के अंदर। आप जब हर साल कुछ पैसा देते हो मेंबरशिप अलाइव रखने के लिए, मेंबर बनने के लिए तो एंट्रेंस फीस दी जाता है। अब वो मेंबरशिप टिके रहे उसके लिए उसको सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, हर साल कुछ पैसा देना पड़ता है। जैसे आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं महीने का, हॉटस्टार का लेते हैं साल का, तो ऐसे ही आपको एनपीओ के मेंबर जब बन जाते हैं उसके बाद हर साल आपको कुछ ना कुछ पैसा पे करना होता है, उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ये रेवेन्यू नेचर का होता है।
बट एनपीओ आपको एक ऑप्शन देता है, कहता है कि आप या तो हर साल धीरे धीरे करके पे कर दो, या आप अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप एक बारी में वन टाइम पेमेंट कर दो, दैट इज कॉल्ड लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस दोस्तों एनपीओ के लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि पहले साल में पूरी जिंदगी का पेमेंट हो जाता है सब्सक्रिप्शन का। मतलब सब्सक्रिप्शन जो होता है वो आज साल पे कर दिया, अगले साल पे करा, फिर अगले साल, अगर वो 20 साल के लिए मेंबर बना है तो 20 साल जब होते जाएंगे तब तक पे करेगा। पर 20 साल के सब्सक्रिप्शन आज ही पे कर दिया इकट्ठा, तो 20 साल का सब्सक्रिप्शन आज ही पे कर दिया, तो एनपीओ को 20 साल की इनकम मिल गई, इसलिए लायबिलिटी क्रिएट होगी। क्या होगी? लायबिलिटी। इसलिए लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट होती है। क्या होती है दोस्तों? कैपिटल रिसिप्ट होती है एनपीओ के लिए। ठीक है। कॉस्ट ऑफ परचेज फॉर रीसेल इज एन एग्जांपल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स परचेज। मैं गुड्स खरीदता हूं बेचने के पर्पज से, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू नेचर, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गुड्स खरीदूंगा बेचने के पर्पज से, उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। इसके बाद अगला, इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, अगर मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं, रॉ मटेरियल खरीदना एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो उस पे जो इंपोर्ट ड्यूटी दे रहा हूं, इंपोर्ट ड्यूटी होता है टैक्स जो गुड्स पे लगता है। तो अगर आप कहीं बाहर देश से कुछ सामान खरीद रहे हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट ड्यूटी। तो जो आप सामान खरीद रहे हो उसके बेसिस पर अगली चीज मैटर करती है। जैसे कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदना एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो उस पे होने वाला टैक्स भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटी एक रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल खरीदना एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो उस पे जो टैक्स पे करूंगा इंपोर्ट ड्यूटी, उसको भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। अगर मैं सोलोमन एंड कंपनी से कुछ पैसा रिसीव्ड करूं 1500 रुपए, एन इनवॉइस ऑफ 1500 रुपए मिला, अच्छा, सोलोमन एंड कंपनी ने मेरी फैक्ट्री के वॉल को रिपेयर करा, ठीक है दोस्त, उसने कहा कि 1500 का बिल आया है, तो सोलोमन एंड कंपनी ने मुझे 1500 रुपए दे दिए। तो अब मुझे बताओ ये 1500 रुपए जो मैंने रिपेयर कराया अपनी फैक्ट्री का वॉल को, इसको क्या कहेंगे? इसको दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। अच्छा, अरे रिपेयर, हाँ हाँ हाँ, इसने फैक्ट्री की वॉल जो है वो टूट फूट गई तो बनाकर दूसरी बनाई है, सॉरी, फैक्ट्री की वॉल टूट गई है और बनाकर उसने रिपेयर कराया है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जितना भी खर्चा होता है वो सारा क्या है? रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता है। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम? भाई प्रिंस भाई को थोड़ा टाटा बाय बाय करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ठीक है प्रिंस भाई, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कभी। ठीक है प्रिंस भाई को टाटा बाय बाय कर दिया। अब भाई मान ही नहीं रहा तो क्या कर सकते हैं, और बच्चे कैसे कमेंट करेंगे? आप भी टाटा बाय बाय कर दो भाई को। पढ़ाई के साथ टाइम पास कर रहा है, बताओ भाई। अनसब्सक्राइब कर दो चैनल को, 3-4 गाली बककर चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड। कभी कभी क्या होता है, हाँ, अब कभी कमेंट नहीं कर पाएगा चैनल पर, क्या करे भाई? भाई अगले बंदे को भी तो समझना होता है कि यार चलो, मान जा करके यार सब बोल रहे हैं कि भाई मत कर। अब कभी नहीं कर पाया, कमेंट ही नहीं कर पाया किसी भी वीडियो में। हाँ, ये देखो यूट्यूब के अंदर ब्लॉक तो होता है, अनब्लॉक का ऑप्शन नहीं पता मुझे। तो एक बार जो ब्लॉक हो गया वो हमेशा के लिए हो गया, क्या कर सकते हो? अब मनी मन गाली बक रहा होगा भाई, प्रिंस भाई मनी मन गाली बक रहे होंगे कि तेरे को तो मैं बताऊंगा ये है वो है, तेरी वीडियो डिसलाइक करूंगा मैं। कर लो भाई, क्या कर सकते हैं, आपको नहीं रोक सकते।
आपको कैसे रोकूं मैं? अब मैं रोक नहीं सकता। बच्चों के अंदर एक ऐसा रहता है ना, देखो बच्चे बच्चे क्यों हैं, इसलिए तो है नादानी। हम तो भाई यही कह सकते हैं कि 100 रुपए की पेप्सी प्रिंस बाई सेक्सी। हम तो यही कह सकते हैं यार, और क्या कहे, और अच्छा कह सकते हैं हम, प्रिंस बाई सेक्सी भाई। चलिए, कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड। अगर कोई भी गवर्नमेंट किसी भी लैंड को कंपल्सरी एक्वायर कर देती है, गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर होती है, अगर गवर्नमेंट को कहीं हाईवे बनाना है, गवर्नमेंट को कहीं हाईवे बनाना है और किसी के लैंड आ रही है, तो उससे बोलेंगे कि भाई अपनी लैंड हमें दे दीजिए, हमें हाईवे बनाना है, आपकी लैंड बीच में आ रही है, वो कह रहा नहीं देता, मैं जो करना वो कर ले। अरे ठीक है जी, गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर कर लेगी, जब तू करते रहे, लड़ते रहे केस, कंपल्सरी एक्विजिशन कर लेगी। अब गवर्नमेंट जिसके लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन करती है, कंपल्सरी का मतलब ही क्या हुआ, जबरदस्ती, कि भाई हम करेंगे, तुम रोक नहीं सकते हमें, ठीक है, सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट का है, तुम्हें पैसे देंगे, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं देंगे, मना मत करो, देखो प्यार से दे रहे हो तो दे दो, नहीं देते तो फिर हम अपनी कार्रवाई करें, कंपल्सरी एक्वायर करेंगे, चाहिए तो चाहिए, हमें हाईवे बनाना है, ठीक है जी, पैसे देंगे तुम्हें, उसकी बात नहीं है। तो कंपल्सरी एक्विजिशन करा किसी लैंड का, उसके लिए गवर्नमेंट ने कंपनसेट कर दिया कि देखो तुम्हारी लैंड का इतना बनता है, इतना तुम रख लीजिए, ठीक है जी। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहली बात तो गवर्नमेंट के लिए क्या है, गवर्नमेंट के लिए, किसके लिए बताना है आपको, ये गवर्नमेंट के लिए बनाना है। अरे गवर्नमेंट के लिए क्यों बताना है, कंपनसेशन जो रिसीव्ड करा है गवर्नमेंट से हमने, नन ऑफ दिस होगा ना, क्योंकि तीनों तो एक्सपेंडिचर है, हमारे लिए तो रिसिप्ट होगी है ना, तीनों एक्सपेंडिचर है, हमारे लिए तो रिसिप्ट है, तो नन ऑफ दिस होगा इसका आंसर। अगला, ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट एक्सपेंडिचर आर शो इन ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होते हैं उसको ट्रेडिंग पीएनएल में शो करते हैं, खत्म। अब बैड डेट रिकवर ड्यूरिंग द ईयर विल बी बैड डेट रिकवर। अच्छा, बैड डेट रिकवर जो होता है, अच्छा बैड डेट अगर हुआ तो हम उसको पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में डालते हो, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हो, तो अगर बैड डेट रिकवर हो जाएगा तो उसको पीएनएल के क्रेडिट साइड में डालते हो, और पीएनएल में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट जाता है। तो आप खुद ही दिमाग लगा सकते हैं कि अगर बैड डेट हमारा पीएनएल में जाता है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और बैड डेट रिकवर भी पीएनएल के क्रेडिट साइड में आता है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। क्या हो गया दोस्तों, रेवेन्यू रिसिप्ट। अगला, छोटी मोटी बात नहीं, जल्दी जल्दी करेंगे। प्रिंस बाई सेक्सी, 2 रुपए की पेप्सी प्रिंस बाई सेक्सी। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज कंप्लीटली बाय फायर। अब मेरी मशीन एक डैमेज में जल गई और पूरी की पूरी डैमेज हो गई, और इससे इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पैसा दे दिया। अब जो इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पैसा दिया है, बताओ ये क्या है, क्वेश्चन में आया। क्वेश्चन ये है कि मेरी एक मशीन थी जो जलने की वजह से पूरी पूरी डैमेज हो गई, तो मैंने उस मशीन का इंश्योरेंस कराया था, अब इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे क्लेम दे दिया, मतलब मुझे पैसे मिले। तो पहली बात तो ये एक्सपेंडिचर है नहीं, ये रिसिप्ट है। अब ये रेवेन्यू है, ये कैपिटल है। अब ये इंश्योरेंस कंपनी का पैसा एक बार में मिलेगा, वन टाइम ही मिलेगा, रेगुलर बेसिस पे मेरी इनकम तो नहीं है, इसका मैं बिजनेस तो नहीं कर रहा कि मशीन खरीदूंगा और उसको जला दूंगा फिर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लूंगा, फिर मशीन खरीदूंगा जलाऊंगा इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लूंगा, ऐसे तो नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट, वन टाइम पेमेंट रिसिप्ट होगी आपको। एक अमाउंट मैंने 5,000 रुपए स्पेंड करे, लॉयर की फीस दी कि भाई मेरा डिफेंड कर दे मेरे केस को, मुझे किसी ने मेरे पे केस कर दिया। दैट फर्म फैक्ट्री साइड बिलोंग टू दी प्लेंटिफ लैंड। An amount of 5,000 spent on lawyer fees to defend a suit claim that the firm factory site belong to plaintiff land। मतलब किसी फैक्ट्री वाले ने किसी के ऊपर केस कर दिया, मान लो कोई फैक्ट्री वाला उसने मेरे पे केस कर दिया, अब मुझे अपने आप को डिफेंड करना है, केस करने वाले को प्लेंटिफ कहते हैं, प्लेंटिफ, ठीक है, और जो डिफेंड करता है उसको डिफेंडेंट कहते हैं। तो भाई किसी ने मेरे पे केस कर दिया मान लो, है ना, किसी वजह से, ये एक लॉ के अंदर ना केस लॉ है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है शायद, एक केस लॉ है इसमें। तो क्या होता है कि इस वाले केस के अंदर जिसकी लैंड होती है उसने उस पर्सन पे केस कर दिया, अब किसी रीजन से केस करा होगा। अब मैंने लॉयर को बोला कि लॉयर भाई मेरे पे केस हो गया है, आप मुझे डिफेंड कर दो, मेरी तरफ से रिप्रेजेंट बन जाओ, मेरे रिप्रेजेंट बनकर कोर्ट में मेरे साथ
के लिए केस लड़ लो। तो अब मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने उसको 5,000 रुपए दिए इस पैसे के लिए। तो 5,000 रुपए में जो दे रहा हूं लॉयर को अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो बताओ वो खर्चा मेरा कौन सा है। पहली बात तो लॉयर को जो पैसे दिए जा रहे हैं, क्या जो खर्चा मैं कर रहा हूं, क्या उसका बेनिफिट विद इन 1 ईयर में कंज्यूम कर लूंगा, ये डिपेंड करता है केस पे। अगर आपका केस मोर देन 1 ईयर चल रहा है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि आपका खर्च लॉयर को आपने एक बार पैसे दिए और आप उसका बेनिफिट उठाए जा रहे हो, हर के हिसाब से लड़ रहा है, ठीक है, तब तो ये कैपिटल हो गया। पर ज्यादातर केस, छोटे मोटे जो केस होते हैं वो आपके पास विद इन 1 ईयर आपका हो जाता है। तो लॉयर क्या करता है, वैसे आज के टाइम पे पता है क्या है, लॉयर ना एक हियरिंग के पैसे लेता है, पूरे केस के पैसे नहीं लेता। एक बार कोर्ट में जाएगा पैसे लेगा, हियरिंग के पैसे होंगे। एक बार कोर्ट में आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव के लिए लड़ेगा तो उसके पैसे होंगे। तो जो 5,000 रुपए दिए हैं हमने लॉयर को, वो एक दिन गया, उसने हमारे लिए केस लड़ा, उसके 5,000 रुपए दे दिए, वसूल हो गए मेरे, है ना। मैं 5,000 रुपए जो लॉयर को दे रहा हूं वो मेरे लिए वसूल हो जाते हैं एक दिन में। दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मनी स्पेंड करा 10,000 रुपए ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू द डायरेक्टर ऑन ट्रिप अब्रॉड परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। अब एक डायरेक्टर को बोला गया कि भाई कंपनी ने डायरेक्टर को कहा कि तुम ना अब्रॉड जाओ, वहां से एक मशीन खरीद के लानी है, एसेट खरीद के लानी है, कैपिटल एसेट मतलब एसेट खरीद के लेके आनी है। अब वो डायरेक्टर गया अब्रॉड, गया अब्रॉड से क्या करा, इसने एक एसेट खरीदी। अब उसका आने जाने का खर्चा कंपनी ने उठाया। देखो एसेट खरीदना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो डायरेक्टर ने जो कंपनी के लिए एसेट खरीदी वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब डायरेक्टर को जो भेजने का खर्चा हुआ, उसको लाने का खर्चा हुआ, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा, क्योंकि ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस खर्च किया जा रहा है एसेट को खरीदने के लिए। अगर एसेट खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इस पे होने वाला खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। सिंपल, ये हो गया आपका आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाइए। रेवेन्यू रिसिप्ट आर सो इन, कहां होते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में। एनी डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम द स्पेशल पर्पस, किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन रिसीव्ड होगा वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होगी। ये सभी बातें मैं आपको एनपीए चैप्टर में करा चुका हूं। ये वही बच्चा देखे जिसने पूरा कोर्स कर लिया है, और जिस बच्चे ने पूरा कोर्स कर लिया उसको सारी बातें समझ में आ रही है क्या लिखा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड करते हैं डैश बेनिफिट। कैपिटल एक्सपेंडिचर सर मोर देन 1 ईयर बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। आप लॉन्ग पीरियड भी लिख सकते हैं या मोर देन 1 भी लिख सकते हैं, जरूरी थोड़ा है जो यही लिखा है वो लिख सकते हैं। ऐसी वर्ड लिख ले जिसका सेम मतलब बनता है, मोर देन 1 ईयर बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक एज अ मिड टर्म लोन फॉर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है रोजाना बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। क्या बोला मैंने, रोजाना बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा किया जा रहा है उसको क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो अब मैंने लोन लिया है, किससे लोन लिया है, बैंक से। क्या बैंक से लोन लेना रेगुलर बेसिस का काम है, मैं रोज बैंक से लोन लूंगा, नहीं सर, एक बार लोन लोगे आप वन टाइम में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। आपका ये रेगुलर बेसिस पे नहीं है। रेवेन्यू रिसिप्ट पता है क्या होता है, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो उसी से रेवेन्यू रिसिप्ट हो सकती है, जैसे सेल करना, गुड्स बेचना, जिस चीज का बिजनेस होता है वही रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, बाकी सब कैपिटल ही होती है, वन टाइम पेमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। 3500 रुपए स्पेंड करे, एक पेंट कराया फैक्ट्री के अंदर, नई फैक्ट्री के अंदर पेंट कराया। ओल्ड फैक्ट्री के अंदर पेंट कराते तो वो रिपेयर मेंटेनेंस में आ जाता। अब नई फैक्ट्री है, मान लो आप घर बनाते हो अपना, दोस्तों आपने अपने घर बनाया, तो घर बनाने के लिए आपने टाइल पत्थर पेंटिंग वगैरह कराई, पेंट वगैरह कराया, तो वो घर की कॉस्ट में जोड़ा जाएगा ना दोस्त। अब नई फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट हो रही है तो नई फैक्ट्री के अंदर जो पेंट कराऊंगा तो वो नई फैक्ट्री की कॉस्ट में जोड़ा जाएगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर ये नई फैक्ट्री की जगह ओल्ड फैक्ट्री होता या सिर्फ फैक्ट्री होता तो इसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस कहता, और वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता है। फैक्ट्री बनने तक का खर्चा कैपिटल, और फैक्ट्री बनने के बाद 1 साल बाद आप रिपेयर करा रहे हो, देन रेवेन्यू। एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग ऑक्यूपाइड ऑन लीज 5 ईयर। भाई मैंने अपनी बिल्डिंग जो ऑक्यूपाई करी थी उसकी लीज, मतलब मैंने रेंट पर बिल्डिंग ली थी, उसका एक्सटेंशन करा लिया 5 साल के लिए। तो अब जो 5 साल के लिए मैंने पेमेंट करी उसका खर्चा मैं 5 सालों में बांटूंगा, पीएल में डालूंगा। सुनो मेरी बात, मैंने 5 साल के दिए 5 लाख रुपए,
क्या मैं आज ही पीएल में डाल दूं पूरे 5 लाख रुपए खर्चा? नहीं सर, 5 लाख रुपए जो आपने खर्च करा वो 5 साल यूज करोगे, खर्चा है ये, और वो 5 साल यूज करोगे। दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसको हम फिक्टिशियस एसेट मानेंगे। इस साल 1 लाख डालेंगे 4 लाख फिक्टिशियस एसेट, फिर अगले साल 1 लाख डालेंगे 3 लाख फिक्टिशियस एसेट में जाएगा, फिर अगले साल 1 लाख डालेंगे, तीसरे साल में 2 लाख फिक्टिशियस एसेट, धीरे धीरे करके इसको राइट ऑफ करेंगे। इसलिए जो राइट ऑफ नहीं हुआ वो फिक्टिशियस एसेट, और जो राइट ऑफ हो गया वो खर्चा। दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसी को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। 20,000 रुपए रिसीव्ड करे फ्रॉम इशू ऑफ फर्दर शेयर, द एक्सपेंस ऑन इशू बीइंग 2500 रुपए। अब मैंने क्या करा, शेयर इशू करा 20,000 रुपए के, और शेयर इशू करने में मेरा 2500 का खर्चा हो गया। तो जो शेयर इशू करा है वो तो आपका हो गया कैपिटल रिसिप्ट। शेयर इशू करके जो पैसा आए हैं उसको कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे, और शेयर इशू करने में जो खर्चा हुआ वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। जब जब आप शेयर करोगे तब तक आपको खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। जो शेयर आपने बेचने में खर्चा करा, भाई शेयर को इशू करने पे बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, ब्रोकर का कमीशन देना, वो बिकवाएगा तो उसको कमीशन देंगे। तो ये ऐसे खर्चे हैं जब जब शेयर इशू करोगे तब तक आपको पे करने पड़ेंगे, इसलिए ये वन टाइम ना होकर रेगुलर बेसिस पर खर्चे हो सकते हैं जब जब आप इशू करोगे। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका बेनिफिट हम उठा लेते हैं। एक बार मैंने शेयर बेचने के लिए बोला ब्रोकर को, उसने बेच दिया, उसको जो कमीशन दिया वो मेरा खर्चा हो गया शेयर को बेचने का, ठीक है जी। अब उसका बेनिफिट उठा तो लिया ना ब्रोकर का, उसने मेरे शेयर बेच तो दिए। मान लो आप मेरे ब्रोकर हो, मैंने आपसे कहा कि मेरे 10,000 शेयर बेचने हैं, आपने कहा बेच दूंगा, 10,000 रुपये कमीशन लूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, आपने 10,000 रुपये कमीशन लिया, आपने 10,000 के 10,000 शेयर बेच दिए, तो जो मैंने आपको कमीशन दिया है क्या उसका बेनिफिट मैंने आपसे उठा लिया? हाँ सर, आपने सारे बेच दिए शेयर, इसका मतलब वो खर्चा 10,000 रुपये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसका बेनिफिट आप 1 साल के अंदर उठा लेते हो। टैक्स पे करना एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। टैक्स आप हर साल पे करते हो, और टैक्स पे करना आप एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दोस्तों। Revenue is generally recognized as being earned at the point when dash, oh यार सिंपल सी बात है, when sale is effected। जिस दिन आपने सेल करी उसी दिन आपकी रेवेन्यू इनकम है, भले ही पैसा आया हो या ना आया हो। जिस दिन आपने सेल करी होगी उसी दिन आप रेवेन्यू इनकम मानेंगे। कैपिटल रिसीव कहां से होती है सर? बैलेंस शीट में से होती है। किस साइड से? लायबिलिटी साइड से होती है। व्हाइट वॉशिंग एक्सपेंस, व्हाइट वॉशिंग एक्सपेंस मतलब होता है कि आपने अपने घर में व्हाइट वॉश करा लिया सारा का सारा। देखते होंगे जब ऊपर छत पे देखते हो पीओपी जो होती है उसमें व्हाइट वाला होता है, तो व्हाइट वॉश कराना एक तरीके का रिपेयर मेंटेनेंस है, इसलिए ये रेवेन्यू लिखा है। अगर बोलता ना व्हाइट वॉश कराया नई बिल्डिंग में, अगर ऐसे बोलता कि व्हाइट वॉश कराया है नई बिल्डिंग पे, तो वो नई बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होता है, कैपिटल होता है वो। ऐसा कहीं नहीं लिखा, उसने लिखा सिर्फ व्हाइट वॉश कराया, इसलिए उसको क्या बोला? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 2500 रुपए खर्च करता हूं ओवरऑल ऑफ मशीनरी परचेज सेकंड हैंड। सेकंड हैंड मशीन को खरीदी मैंने, उसके लिए मैंने सेकंड हैंड मशीन मैंने खरीदी, उसको ठीक करने के लिए मैंने 2500 रुपए पे करे। सेकंड हैंड मशीनरी मैंने खरीदी और उसको ठीक करवाने के लिए रेडी टू यूज को बनाने के लिए 2500 पे करे। तो सेकंड हैंड मशीन खरीद कर रेडी टू यूज लाने के लिए जो भी खर्चा करते हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कैपिटल। याद रहना सारी बातें जो बोल रहा हूं आपको मैं। कहां गए? ये रहा 2500 रुपए। दोबारा बता दूं, सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हो, अभी उसको यूज नहीं करा, रेडी टू यूज के लिए आपने उस पर और खर्चा करा, उसका थोड़ा रिपेयर मेंटेनेंस कंडीशन अच्छी करी एंड देन उसको यूज कर रहे हो। तो खरीदने से लेकर रेडी टू यूज तक जितने भी खर्चे होते हैं, चाहे नई मशीन पे चाहे पुरानी मशीन पे, सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक बार अगर रेडी टू यूज होगी, इसके बाद जितने भी खर्चे होंगे वो कैपिटल है, वो रेवेन्यू होगा। सब याद है आपको, मैंने सारी बातें आपको बता रखी है। 1200 रुपए स्पेंड करा रिपेयर ऑन मशीन रिपेयर। अरे मशीन का रिपेयर कराना रेवेन्यू होता है, नई मशीन पर रिपेयर कराते, नई मशीन पर कौन रिपेयर कराता है? सॉरी, सेकंड हैंड मशीन खरीदते तब रिपेयर कराते तो कैपिटल। अभी आपने मशीन है, उसने आपने बाद में रिपेयर कराया होगा, रेवेन्यू नहीं चला, खर्चा है। इनॉग्रेशन एक्सपेंस इंकर्ड ऑन ओपनिंग ऑफ अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन एग्जिस्टिंग बिजनेस। आपका पहले से ही पुराना बिजनेस था, आपने एक नई यूनिट खोली, बिजनेस आपका पहले से ही था। अगर आपका नया बिजनेस होता, नई यूनिट खोलते, तब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। पर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस मतलब पहले से ही बिजनेस था, आपने एक नई यूनिट खोली है, तो इनॉग्रेशन एक्सपेंस या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस था दोस्तों। सब्सिडी 40,000 रुपए रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट पर वर्किंग कैपिटल एज ए रेवेन्यू रिसिप्ट। गवर्नमेंट क्या होती है दोस्तों? 40,000 रुपए का आपको सब्सिडी दी, और ये सब्सिडी आप रेगुलर बेसिस का आपको मिलती है जब जब आप वर्किंग कैपिटल करते हो, जब जब आप काम करते हो। गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, ऐसा काम अगर आप करोगे जिससे गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है, गवर्नमेंट की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं, देश की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं योगदान रहता है,
तो ऐसे काम में गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने देखा होगा अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक का चल रहा है। अब लोगों से कहा जा रहा है कि आप इलेक्ट्रिक बाइक खरीदे, गवर्नमेंट आपको 20,000 रुपए देगी। आप बाइक खरीदो, गवर्नमेंट आपको 20,000 रुपए देगी। अरे गवर्नमेंट क्यों दे रही है बाइक? क्योंकि गवर्नमेंट का बेनिफिट है इसमें। क्या बेनिफिट है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल खत्म होगा, पेट्रोल से पोल्यूशन होता है, इलेक्ट्रिक बाइक से कोई भी पोल्यूशन नहीं, क्योंकि वहां पर बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, गवर्नमेंट मोटिवेट कर रही है लोगों को सब्सिडी देकर कि आपने 1.5 लाख की स्कूटर खरीदा, हम आपको 30,000 रुपये वापसी कर रहे हैं, क्योंकि आपने देश का योगदान दिया है, आपने इलेक्ट्रिक बाइक खरीदकर पोल्यूशन को खत्म करा है। सिंपल, दैट इज कॉल्ड, उसको रिवेन्यू कहते हैं और सबको दिया जाएगा, इसलिए इसको रिवेन्यू रिसिप्ट कहा गया है। ट्रू फॉल्स? इतना कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है देख बता दीजिए। बोलते बोलते थक गए, 5 मिनट में करता हूँ स्टार्ट। गैस सिलेंडर पे बंद क्यों किया? कहाँ किया है भाई बंद? गैस सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है। अब तो गैस सिलेंडर खत्म होने वाले हैं डियर, धीरे धीरे। अब तो पाइपलाइन डल रही है ना गैस की हर जगह पर। दिल्ली साइड में तो डल रही है, पता नहीं बाकी होगा डल रही नहीं डल रही, वहां तक डल जाएगी धीरे धीरे। डेप्रिसिएशन इज अ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, कह सकते हैं डेप्रिसिएशन एक फिक्स एक्सपेंडिचर है, कॉस्टिंग का पार्ट है ये। एक्सपेंडिचर नहीं बोलते कॉस्टिंग में, एक्सपेंस कहते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर वर्ड का यूज नहीं करते कॉस्ट के अंदर। सर बुक के एमसीक्यू रट के चले जाए तो पास हो जाएंगे ना? बिल्कुल आराम से पास हो जाओगे आप, बुक के एमसीक्यू रट जाओ पास हो जाओगे। सर शेयर इशू वाले में प्रॉब्लम है सर, इशू करने में जो भी एक्सपेंस हुए वो तो रिवेन्यू है ना। हाँ, तो यहाँ डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे हुआ? तो मैंने कब कहा डेफर्ड रिवेन्यू? अंधी मुस्कान, यही तो है मुस्कान का आशिक है। अभी भी चल रही है वो वीडियो यार इंस्टाग्राम में। कौन है ये? यही तो है मुस्कान का आशिक। शेयर इशू करने पर रिवेन्यू ही तो हुआ। मॉक टेस्ट यार, मॉक टेस्ट बेकार है, फिक्स एक्सपेंस हो। ऐसा लिखा है क्या बुक में? कह सकते हो आप डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, पर रिवेन्यू भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रिवेन्यू नहीं है, रिवेन्यू भी आप किसको कह सकते हैं। डेफर्ड रिवेन्यू होगा तो आपको इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राइट ऑफ करना होगा। आ जाइए फिर। और पेपर में आप डेफर्ड रिवेन्यू लिख देना, क्योंकि भाई पेपर में क्या पता इंस्टीट्यूट गलत कर दे। अकाउंटिंग में अलग हो जाता है, पेपर में सिर्फ एमसीक्यू है, एमसीक्यू में सिर्फ एक आंसर देना होता है आपको। तो आप शेयर को बेचने पर होने वाला खर्चा को डेफर्ड रिवेन्यू मान लेना, पर वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं उसको। एन एक्सपेंडिचर इज अ रिवेन्यू नेचर व्हेन इट बेनिफिट द करंट पीरियड। बिल्कुल सही, आपने जो खर्चा करा, आपने जो खर्चा करा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? उसका बेनिफिट हम विद इन 1 ईयर उठा लेते हैं। ट्रू है सर। दूसरा, पेपर परचेज करे यूज ऑफ स्टेशनरी एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर नहीं, स्टेशनरी के यूज करने के लिए जो पेपर खरीदे गए हैं वो रिवेन्यू है, क्योंकि आप उसको बेचोगे, या तो आप फोटो कॉपी करके बेचोगे या आप सिंपल बेच दोगे, तो बेचने के पर्पज से आपने खरीदे, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
परचेज करी मशीनरी सेल इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही। आप मशीन खरीद रहे हो सेल करने के पर्पज से, अगर यूज करने के पर्पज से था तो कैपिटल नेचर का है खर्चा। अगर आप मशीन खरीदते हो बेचने के पर्पज तो आपका बिजनेस होगा वो मशीन खरीदना बेचना, इसलिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ग्रेजुटी एंड पेंशन पेड टू एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए ग्रेजुटी और पेंशन क्या होता है? ग्रेजुटी इज अ गिफ्ट गिवन बाय द कंपनी। ग्रेजुटी एक ऐसा गिफ्ट है जो कंपनी देती है अपने एम्प्लॉय को, जब एम्प्लॉय लगातार 5 साल उसकी कंपनी के अंदर काम करता है। तो अगर एम्प्लॉय 5 साल लगातार, आप एज एन एम्प्लॉय किसी कंपनी के अंदर 5 साल काम करोगे तो कंपनी आपको गिफ्ट के तौर पे 10 लाख रुपए दे देगी, क्योंकि ये लो भैया आपने अपने 5 साल दिए हमें, 10 लाख रुपए आपका रिटायरमेंट होता है, आपको ग्रेजुटी का पैसा दिया जाएगा। पेंशन आपको थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं तो इंटरमीडिएट के लॉ में पढ़ाया जाएगा। अब आप जो ग्रेजुटी और पेंशन दी जाती है रिटायरमेंट के टाइम पर, जो ग्रेजुटी और पेंशन दी जाती है रिटायरमेंट के टाइम पे, वो डेफर्ड रेवेन्यू तो नहीं होता। बताओ फिर क्या होता है सर? कैपिटल होगा, रेवेन्यू होगा, जल्दी से बताइए। कैपिटल कैसा होगा दोस्तों, मुझे बताइए एक बार। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए कैपिटल, रेवेन्यू होगा ना। भाई मुझे एक बात बताओ, ग्रेजुटी अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो ग्रेजुटी कंपनी हर एक एम्प्लॉय को देगी। ये एक नॉर्मल बिजनेस कोर्स है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। ग्रेजुटी पेंशन कंपनी हर एक एम्प्लॉय को देगी, जो जो एम्प्लॉय वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। वन टाइम है ना? नहीं नहीं, वन टाइम तो है, पर आपने बेनिफिट उठा तो लिया उसका, इकट्ठा दिया जाता है, एक साथ दे दिया जाता है रिटायरमेंट के टाइम पर। रिटायरमेंट का पैसा वन टाइम ही होता है, पर कंपनी के पर्सपेक्टिव से उसको रेवेन्यू ट्रीट करेंगे कंपनी, क्योंकि वो ह्यूज अमाउंट है। तो थोड़ी ना होता है ह्यूज अमाउंट है तो तू कैपिटल मान लेगी उसको। अब एक तुम ऐसा कह रहे हो, तुम अगर इसको 10 लाख रुपए की ग्रेजुटी दोगे तो तुम इसको एसेट मानोगे, क्योंकि अगर तुम इसको कैपिटल बोल रहे हो तो तुम एसेट मानोगे। 10 लाख रुपए की ग्रेजुटी देने के बाद तुम कह रहे हो अगर ये कैपिटल रिसिप्ट है तो उसको फिर तुम एसेट मानोगे। कैपिटल रिसिप्ट तो हमारी कहाँ आएगी, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम्हारा कहाँ आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर तो एसेट मानना पड़ेगा। एसेट थोड़ी ना है ग्रेजुटी देना। ग्रेजुटी देना कंपनी के लिए क्या है? खर्चा है ना। ग्रेजुटी देना कंपनी के लिए एसेट है सर? खर्चा है, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा, जो ग्रेजुटी और पेंशन दी जाती है वो बिजनेस के लिए खर्चा होता है, इसलिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, और डेफर्ड तो है ही नहीं। अब बैड डेट रिकवर ड्यूरिंग द ईयर इज रेवेन्यू रिसिप्ट। हाँ, बैड डेट रिकवर पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है दोस्तों, ये एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। फ्रेट पेड ऑन परचेज ऑफ मशीनरी इज टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फ्रेट पेड ऑन परचेज ऑफ, मशीन को खरीदने से लेकर रेडी टू यूज तक सारे कैपिटल होते हैं। मशीन खरीद रहा हूं और लाने का खर्चा जो पे करा है वो भी कैपिटल होगा। रीपेंटिंग ऑफ बिल्डिंग डन एवरी 3 ईयर, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? 3 साल बाद पेंटिंग करते हो आप, पेंट कराते हो 3 साल बाद, मतलब एक बार पेंट कराने में मोर देन 1 ईयर उसका बेनिफिट उठा रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। एक बार पेंट कराने में मोर देन 1 ईयर आप इस पर। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर इज अ कैपिटल, बिल्कुल सही। 10 रुपए का शेयर अगर आप 12 रुपए बेच रहे हो
तो जो 2 रुपए आपने एक्स्ट्रा लिए हैं शेयर होल्डर से, वो आपका कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है। 10 रुपए का शेयर, अगर 10 रुपए का शेयर और कंपनी लोगों से आप कह रहे हो नहीं हम तो 10 के बदले के 12 लेंगे, पैसे आपसे 12 लेंगे और आने वाले टाइम में आपको 10 के हिसाब से पेमेंट करेंगे, तो 2 रुपए आप एक्स्ट्रा ले रहे हो क्योंकि अपनी कंपनी का नाम है। तो 10 का शेयर जब आप 12 का बेच रहे हो तो 2 रुपए आपने एक्स्ट्रा लिए, उसको बोलते हैं प्रीमियम, और वो आपका कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है। दैट इज ट्रू, वो आप बिजनेस का प्रॉफिट है। एक मोटर ट्रक खरीदी 10-15 हजार रुपए की, एंड स्टैंडिंग इन द बुक इज 7,250 रुपए। एक मोटर ट्रक खरीदा 15 हजार रुपए का, स्टैंडिंग इन द बुक्स एट 7,250, वाज सोल्ड 1200 रुपए की, एंड कैपिटल लॉस ऑफ 4,750 एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 1200। फॉल्स। सिंपल कह रहा है कि देखो इधर 15,000 रुपए का आपने 15,000 रुपए का आपने क्या खरीदा, एक मोटर ट्रक खरीदा, बुक में उसकी वैल्यू ऑफ 7,250 है, मतलब इस पे डेप्रेशन लग गया। इसमें क्या लग गया दोस्त, डेप्रेशन लग गया। कितने का डेप्रेशन लगा, कैलकुलेटर करना, छोड़ो, माइनस डेप्रिसिएशन लगा होगा, और डेप्रिसिएशन लगने के बाद अब ये मेरी बुक में वैल्यू बच गई 7,250 रुपए। अब 7,250 रुपए को मैंने बेच दिया 1,200 रुपए की, 7,250 के ट्रक मैंने 1,200 का बेच दिया, तो बताओ कितने का लॉस हुआ दोस्तों। 7,250 का ट्रक मैंने 1,200 का बेच दिया, आप ही बताओ, मेरे पे तो कैलकुलेटर है नहीं। तो मिल गया 7,250 का ट्रक 1,200 का बेचूंगा तो 6,050 का लॉस होगा ना, 6,050 का लॉस होगा, लॉस आपका होगा 6,050 का। अरे 7,250 का ट्रक 1,200 का बेचूंगा तो 6,250 का लॉस होगा। इसने कैसे कह दिया 4,750, गलत है ये, फॉल्स इसलिए तो बोला। और 1,200 लिख रहा है कैपिटल, अबे ये तो रिसिप्ट है भैया, रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि आपने कैपिटल रिसिप्ट है ये तो कैपिटल रिसिप्ट है। फर्स्ट कह रहा है सर पिक माई कॉल, क्लास के बीच में उठा लू भाई, ऐसी बातें कर रहे हो। इधर आ जाओ। अ मोटर कार विच वाज परचेज 20,000 रुपए एंड हैड इट्स बुक वैल्यू 12,000 रुपए, तो मतलब 20,000 की 12,000 की बच गई, मतलब डेप्रिसिएशन लग गया 8,000 रुपए का, है ना। 20,000 रुपए का मोटर कार, अब 12,000, ये 20 की मोटर कार कौन सी है मुझे भी दिलाओ, 4-5 तो खरीद लूंगा भाई मैं। ये 20 रुपए की 20,000 की मोटर कार कौन सी है मेरे को भी दिला दो यार। 20-20 लाख की आ रही है यहाँ पर, 10-10 लाख की। चलो कोई नहीं जी, 12,000 की मोटर कार है, मैंने इसको 17,000 में बेच दिया, तो 12 का माल 17 में बेचूंगा तो 5,000 का मेरे को क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। ठीक है जी, तो कैपिटल प्रॉफिट 5,000 बिल्कुल सही है भैया, 5,000 का बेनिफिट है। आ जाओ। सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को बेचकर, गुड्स बेचूंगा तो रिवेन्यू रिसिप्ट है, गुड्स बेचना मेरा रिवेन्यू रिसिप्ट होगा, है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहा है, क्या बात कर रहे हो। बैंक चार्जेस, पहले रुक जाओ, कैपिटल रिसिप्ट कहां पर शो होगा, कैपिटल रिसिप्ट लाइबिलिटी साइड में शो होगा, बिल्कुल सही। कैपिटल, ये गलत है भाई, इसको फॉलो मत करना है, गलत है। कैपिटल रिसिप्ट लाइबिलिटी साइड में शो होगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां है भाई, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर शो करते हैं पीएनएल अकाउंट के अंदर। बैंक चार्जेस हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, बैंक चार्जेस बैंक हमारे को चार्ज करता है हर साल, ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। प्रीमियम एक्सपेंस डेफर्ड रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर बना रखा है बेवकूफों ने, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो। ठीक है भाई, आ जाओ।
क्या हो गया, रेंट अगर मैं एडवांस में पे कर दूं, तो अगर मैं रेंट एडवांस में पे करूंगा तो मेरी एसेट बनेगा, प्रीपेड रेंट बोलेंगे इसको, रेंट पेड इन एडवांस इज अ प्रीपेड रेंट। ठीक है जी, तो रेंट अगर मैं एडवांस में पे करता हूं तो मेरा वो प्रीपेड रेंट है, तो मेरी वो एसेट हुआ। एसेट कहाँ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट रिसीव करना दोस्तों, सबसे पहले तो इंटरेस्ट रिसीव करना, कॉस्ट ऑफ कॉपीराइट, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, एसेट है ये। ठीक है, पेट्रोल का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। भाई कॉस्ट ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट की कॉस्ट क्या होगी, भाई कॉपीराइट मेरा इंटेंजिबल एसेट होता है, उसको खरीदने की कॉस्ट मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि एसेट खरीदना आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। स्पेशल डोनेशन रिसीव्ड, कैपिटल रिसिप्ट होगा ये, कैपिटल रिसिप्ट कहाँ है, ये रहा। और इंटरेस्ट रिसीव करूंगा तो रिवेन्यू रिसिप्ट, ये होगा फिर नन, फालतू ड्रामा। चलिए जी, कोई प्रॉब्लम है पूछ लीजिए, फिर 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। उतारिए उतारिए कह रहा हूं, कोई प्रॉब्लम है पूछ लो। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं, यूट्यूब पर बहुत वीडियो मिल जाएगी भाई, इस पे थोड़ा मन की आंखों से देखोगे तो समझ में आएगा। मेरे चैनल में मिल जाएगी, हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड इन सीएमए, ऐसे लिख दोगे यूट्यूब पर मिल जाएगा। डबल एंट्री सिस्टम, अब मैं ये करना है सर, प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है एडमिट कार्ड में बस, तो बेटा आप फोन से कर रहे हो ना, तो फोन से ना करके आप कंप्यूटर से प्रिंट करोगे तो डाउनलोड करने को बोलेगा। हाँ सबसे अच्छा है स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल, इससे अच्छा तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। चलिए आ जाइए, अब बहुत हो गया। नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है सर, नॉमिनल अकाउंट सर प्रॉफिट एंड गेन्स को, लॉस और एक्सपेंस को। तो पहला इसका आंसर होगा डी,
नॉमिनल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड गेन, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड गेन को रिप्रेजेंट करता है। एसबीआई अकाउंट इज, एसबीआई क्या है? एसबीआई एक बैंक होता है, बैंक है। एसबीआई एक बैंक है और ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। एसबीआई एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज नॉन एज जर्नल। सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट को, बुक्स अकाउंट में सबसे पहले जो एंट्री पास करते हैं वो कहाँ करते हैं? जनरल एंट्री में। प्रीपेड रेंट एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, याद रखिएगा। रिप्रेजेंटेटिव में 4 चीज आनी ही आनी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट, एक्रूड इनकम और एक्रूड इनकम रिसीव्ड एडवांस। ये 4 चीजें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं, याद रहेगी बात। बता भी रहा हूं आपको, 4 चीज रिप्रेजेंटेटिव है, तो कभी भी ध्यान दीजिएगा। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये 4 चीज रिप्रेजेंटेटिव होगा। इन अकाउंटिंग डेबिट साइड अगर बड़ी होगी क्रेडिट साइड से, अगर डेबिट बड़ी होगी क्रेडिट साइड से, डेबिट साइड अगर क्रेडिट साइड से बड़ी होगी, देखिए जरा, ये है 10,000 रुपये, यहाँ है 5,000 रुपये, तो बैलेंस यहाँ आएगा। तो बताओ ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? बताओ दोस्तों, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस? बताओ, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस? यस दोस्तों, ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि ये सीडी पहले बनता है बीडी, और जिस साइड ये बीडी होगा वो ये बैलेंस होगा, मतलब डेबिट बैलेंस हो गया। कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। तो अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, डेबिट बैलेंस, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, तो क्रेडिट बैलेंस। A sale of goods to Ram for cash should be debited to. A sale of goods to Ram for cash. Sale of goods to Ram for cash. सेल की एंट्री है भैया, सेल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगी। भाई सेल करा कैश में, राम को करा, कंफ्यूज भी कर रहा है, पर कैश लिखा हुआ है यहाँ पर, तो सेल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, तो डेबिट क्या होगा? सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट होगी, माय मिस्टेक। सेल की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। यहाँ राम वर्ड का यूज करा है, जबकि राम को कैश में दिया ये भी बताया है, तो कैश सेल करिए ना, तो कैश टू सेल होगी, डेबिट साइड में जाएगा कैश अकाउंट। विड्रॉ ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड क्रेडिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। ना, विड्रॉ ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट होगा क्रेडिट यार। ड्रॉइंग्स तो डेबिट नेचर का होता है, ड्रॉइंग्स तो डेबिट नेचर का हुआ भाई। अगर कोई प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए पैसा ले जाएगा तो एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। तो क्रेडिट क्या होगा? कैश अकाउंट होगा ना क्रेडिट। हाँ, कंफ्यूज कर दिया भैया इसने तो। रियल अकाउंट क्या है? ये क्या सा क्वेश्चन है? सॉरी यार, रेंट अकाउंट क्या है? मुझे लगा रियल अकाउंट क्या है, रियल ही तो है, रेंट लिखा हुआ है। रेंट अकाउंट क्या है? नॉमिनल, ठीक है। लेजर कंटेन, ये तो भैया फेवरेट क्वेश्चन है। लेजर कंटेन वेरियस डैश इन इट, वेरियस अकाउंट, लेजर में अकाउंट बनते हैं बहुत सारे। लेजर कंटेन वेरियस अकाउंट, ठीक है जी। The process of transfer of entry from one book to ledger is known as ledger posting. जर्नल से जब लेजर के अंदर हम पोस्ट करते हैं तो उसका क्या बोलते हैं? लेजर पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है सर, सिंपल है ये तो। इसके बाद रेंट पेड कर दिया लैंडलॉर्ड को। ओहो, लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर दिया है, ठीक है। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू, एंट्री क्या होगी भैया? रेंट पे करा है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, लैंडलॉर्ड का नाम नहीं आएगा इधर,
मालिक का नाम नहीं आएगा, लिखा हुआ है रेंट पेड, तो रेंट टू कैश होगी एंट्री। रेंट डेबिट में, कैश क्रेडिट में। हमसे क्या पूछ रहा है, डेबिट में क्रेडिट में कैश आएगा, एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश आएगा सर क्रेडिट में। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन को, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये ऑनर इक्विटी मींस कैपिटल, ऑनर इक्विटी का मतलब कैपिटल होता है। अच्छा ये तो वही है, कौन सी ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सॉरी इनकम स्टेटमेंट है यार, क्या हो गया है, कौन सी ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एसेट इज इक्वल टू, ओ यार क्या हो गया मुझे, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट। कौन सी ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल करती है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। दिमाग काम नहीं कर रहा। अगला स्पीड से चलो, बेड डेप्ट रिटर्न ऑफ एज अ बेड, मेरे बेड डेप्ट मान लिए, अगर वो रिकवर हो जाएंगे तो एंट्री क्या होगी, ये बेड डेप्ट रिकवर की एंट्री पूछ रहा है, बेड डेप्ट रिकवर की एंट्री हो रहा है दोस्तों, बेड डेप्ट रिकवर की एंट्री पूछ रहा है, क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट रिकवर, एंट्री क्या होगी बेड डेप्ट रिकवर की, कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट रिकवर। अब कैश डेबिट हुआ, बेड डेप्ट रिकवर क्रेडिट होगा, तो सही है एंट्री पहला वाला, क्रेडिट टू बेड डेप्ट रिकवर। क्लियर है जी, कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट रिकवर। ट्रायल बैलेंस विल नॉट बी बैलेंस, ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस इफ करेक्ट एंट्री इज पोस्ट ट्वाइस, अगर एक एंट्री दो बार कर दूंगा तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा दोस्त, क्योंकि सेम चीज में जाएगा भाई, डेबिट में 10,000 जाने हैं, क्रेडिट में 10,000 जाने हैं, अगर मैंने लिख दिया 20-20 तब भी मेरा ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। डिफरेंस कब आएगा, जब एक डेबिट साइड में ज्यादा और क्रेडिट साइड में कम, या क्रेडिट में ज्यादा डेबिट में कम, तब आएगा, ये नहीं होगा। परचेज करा क्रेडिट बेसिस पर डेबिट, परचेज ऑन क्रेडिट, परचेज एंड क्रेडिट अकाउंट टू कैश, ये भाई मैंने परचेज करा उधार पे तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज टू क्रेडिटर, और मैंने एंट्री कर दी परचेज टू कैश, तो मैंने ट्रायल बैलेंस के अंदर परचेज तो बढ़ा दिया डेबिट साइड से, क्रेडिटर बढ़ाने की जगह पर मैंने कैश कम कर दिया उल्टा, तो नो इफेक्ट। बिल्कुल सही बात, देखो ना, कैश में आपका मान लो 10,000 रुपए है, आपने 5,000 का परचेज करा उधार पर, आपने 5,000 का उधार पे सामान खरीदा, तो आपने क्या करा, जो आपका कैश दे रखा है ना 10,000 रुपए, इसको आपने काट कर 5,000 कर दिया, गलती क्या हुई, और परचेज करके 5,000 लिख दिया, तो अब भी तो 10,000 आया। आपने क्या गलती करी है वो सुन लो ध्यान से, आपने गलती करी है कि सर आपने परचेज करा था उधार पर, आपको ट्रायल बैलेंस बनाना था ऐसे, कैश आपका आ जाता 10,000 रुपए, ठीक है, क्रेडिटर आपका आता 5,000 रुपए, क्योंकि आपने अभी 5,000 का खरीदा, और परचेज आपका आ जाता 5,000 रुपए, ये होता, ऐसे आता। पर आपने क्या करा, क्रेडिटर में तो डाला ही नहीं, क्रेडिटर में तो डाला नहीं, क्या करा, परचेज डाला 5,000 रुपए और कैश कम कर दिया, तो अब भी तो मैच नहीं करा। देखो यहाँ पर 10,000 जो पहले से था वही का वही है। अलग से बताऊं और ढंग से, और ढंग से बताता हूँ मुझको, ये खोल लूँ पहले, उसमें लिखने में बहुत समय लग रहा है। सुनो ध्यान से, मान लो अभी ट्रायल बैलेंस है मेरा, यहां दे रखा है कैश 10,000 रुपए और यहां दे रखा है कैपिटल 10,000 रुपए, ठीक है, ये दे रखा है। अब उसने कहा कि मैंने उधार पे सामान खरीदा है, उसने कहा उधार पे सामान खरीदा है, तो एंट्री होगी उधार पे सामान खरीदने की, क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और इसने रॉन्ग एंट्री पता क्या कर दी, इसने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, तो क्या इससे ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो गया, सर नहीं हुआ मिसमैच। क्यों नहीं हुआ, मैं आपको दिखाता हूं। देखो इसने क्या करा, ये करा, अब इसमें क्या हुआ, अब अगर ये वाली एंट्री करता, करेक्ट एंट्री करता, तो क्या करता, परचेज यहां पर डालता, अगर करेक्ट एंट्री होती तो क्या होती, परचेज डालता 5,000 रुपए का और क्रेडिटर डाल देता 5,000 रुपए का, यही करता, और देखो मैच कर गया 15,000 15,000। अगर वो करेक्ट एंट्री करता, अगर करेक्ट ना करके इसने रॉन्ग कर दी, तो रॉन्ग के केस में क्या होगा, ये मेरा कैपिटल हो गया 10,000 रुपए, इतना मेरा कैश आ गया 10,000 रुपए,
अब रॉन्ग एंट्री क्या करी इसने, करनी थी ये कर दी ये, तो क्या इस रॉन्ग एंट्री करने से क्या मिसमैच करा, देखते हैं। सर परचेज 10,000 रुपए से बढ़ा दी और उससे कैश में पेमेंट कर दी, जबकि उधार पे खरीदा था, कैश कर कम कर दिया, ठीक है 5,000 सॉरी 5,000। तो ठीक है, आपने परचेज में तो डाल दिया सर 5,000 रुपए की परचेज करी, अब उधार पे ना करके कैश कर दिया, तो कैश कम हो गया 5,000 से। अब भी मुझे बताओ क्या बराबर है या नहीं है, अब आपको समझ में आ गया होगा ये कि उधार की एंट्री ना करके अगर आपने कैश की में एंट्री कर दी तभी आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, मिसमैच नहीं कर रहा। ठीक है सर, अगला तो देखो, देखो पांचवा देखो, इसका देखो 500 कैश पेमेंट टू क्रेडिटर इज डेबिटेड टू क्रेडिटर ऑफ 50 एंड क्रेडिट टू कैश एज अ 500। कह रहा है 500 रुपए कैश पेमेंट करी क्रेडिटर को और डेबिटेड टू क्रेडिटर 450, 500 की जगह 50 डाल दिया, तो एक में 50 डाला एक में 500, मतलब एक साइड 50 रुपए दिख रहा होगा और एक साइड 500 दिख रहा होगा, अब 450 का डिफरेंस आ गया होगा। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट ये सही है, ये ट्रायल बैलेंस को बैलेंस नहीं कर पा रहा, मिसमैच करता है ये वाला पॉइंट ट्रायल बैलेंस से। ठीक है सर, समझ में आ गया। 15वां देखो, अ ट्रायल बैलेंस शो, ट्रायल बैलेंस क्या कहता है, एक चीज हमेशा याद रखना, ट्रायल बैलेंस हमें बताता है ओनली अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। ट्रायल बैलेंस हमें सिर्फ अर्थमेटिक एक्यूरेसी बताता है किसी भी अकाउंट की, ट्रायल बैलेंस हमें अर्थमेटिक एक्यूरेसी बताता है किसी भी अकाउंट की। लो जी, एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, अब मैं आपकी प्रॉब्लम ले लेता हूं। है क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ जरा, कौन सा करेंगे, अभी तो एक ही घंटा हुआ है, खत्म होने दो यार अब। कैश अकाउंट क्या है, एक रियल अकाउंट है, सब बड़ा सिंपल। कैश अकाउंट क्या है, एक रियल अकाउंट है, बिल्कुल। लाइबिलिटी अकाउंट क्या बैलेंस क्या होता है सर, क्रेडिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटी अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। इंटरेस्ट अकाउंट हैज डैश बैलेंस, इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, अगर वो इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो क्रेडिट बैलेंस, अगर इंटरेस्ट पे करा है तो डेबिट बैलेंस, सिंपल। अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तो क्रेडिट। कहीं पर भी कंफ्यूज है ना, कंफ्यूजन करता है अगर क्वेश्चन, तो आप भी उसको कंफ्यूज कर दो, सिंपल सी बात है। कहीं आपको क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है तो आप भी कंफ्यूज कर दो क्वेश्चन। पहले ये तो बता, कह रहा है इंटरेस्ट बताओ क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, हमने कहा डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा, बस अब तू बता दे। अगर तू खर्चा बोल रहा है तो डेबिट है, क्रेडिट इनकम बोल रहा है तो क्रेडिट है। ओपनिंग एंट्री आर जनरली पास थ्रू, जर्नल में ओपनिंग एंट्री पास करते हैं। आपने याद देखो क्लोज, पिछले साल हमारे पास डिफरेंट एसेट्स पड़ी होती है, प्रीवियस ईयर के अंदर हमारे पास डिफरेंट एसेट्स पड़ी होती है, तो हम उसके लिए क्या कहते हैं, अगले साल एक एंट्री पास करते हैं और कहते हैं कि ये जो हमारे पास एसेट है इसकी एक ओपनिंग एंट्री पास करते हैं कि इतनी इतनी एसेट हमारे साल के शुरू में पड़ी है। तो साल के शुरू में हम ऐसी एंट्री पास करते हैं, ये बताते हैं कि पिछले साल हमारे पास कौन कौन सी एसेट और लायबिलिटी थी, इसको कहते हैं ओपनिंग एंट्री। तो वो होती है जनरल एंट्री इसके अंदर, तो जनरल आ गया। गुडविल अकाउंट एक इंटेंजिबल एसेट है, बिल्कुल सही। डेबिट बैलेंस इज अ नॉमिनल अकाउंट, क्या डेबिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट शो एक्सपेंडिचर, क्या बोले इसको, डेबिट बैलेंस जो होता है नॉमिनल अकाउंट का वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है ना। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो या तो एक्सपेंडिचर होगा या लॉस होगा। अगर बोलता कि नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या होगा, तो हम कहते हैं प्रॉफिट और गेन्स, क्या कहते हैं, इनकम और गेन्स। द अलाउंस मेड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट मतलब जल्दी पेमेंट अगर आप करते हो, अगर आपने सामान बल्क में खरीदा तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। अगर आप जल्दी पेमेंट कर देते हो, 3 महीने में पेमेंट करनी है आपने 1 महीने में कर दिया, तो जो आपको डिस्काउंट मिलेगा उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कैश डिस्काउंट।
लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारी डेबिट होती है, राइट हैंड साइड हमारी क्रेडिट होती है। इफ द डेबिट साइड ऑफ द गुड्स अकाउंट एक्सीड द क्रेडिट साइड, अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, गुड्स का डेबिट साइड ज्यादा है, सिंपल। मान लो, सुनो ध्यान से, यहां पे मैंने कहा कि मैंने 10,000 के गुड्स खरीदे, इसमें से मैंने कहा कि इसमें से मैंने बेच दिए 8,000 रुपये के गुड्स, तो परचेज करी थी 10,000 के गुड्स, बेच दिए 8,000 के गुड्स, अब 2,000 के गुड्स जो बच गए वो क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक तो होगा दोस्तों, बताओ ये नहीं होगा, 2,000 के गुड्स हमारे क्या होंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर आपका गुड्स के डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है, तो जो बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा, सही है। द बैलेंस ऑफ डैश अकाउंट विल शो अ डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। भाई ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन कौन से बैलेंस, कौन कौन सी चीज डेबिट साइड में जाती है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में कौन कौन सी चीज जाएगी, एसेट जाएगा, खर्चा जाएगा और लॉस जाएगा, तीन ही चीज जाएगी, एसेट एक्सपेंस एंड लॉसेस, वही कह रहा है जी। द इक्वलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होने का मतलब क्या है, डैश डज नॉट मीन द इंडिविजुअल अकाउंट आर आल्सो एक्यूरेट। किसका इक्वल, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, कह रहा है किसी भी अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होने का मतलब ये नहीं कि वो उसका अंदर जो ट्रांजैक्शन है वो भी इक्वल है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड होने का इक्वल का मतलब है अर्थमेटिक एक्यूरेसी, मतलब कौन सा अकाउंट की बात कर रहा है, ट्रायल बैलेंस की, ट्रायल बैलेंस वाले अकाउंट की बात कर रहा है कि जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड वाला है ना, ट्रायल बैलेंस वाले अकाउंट की बात कर रहे हैं, जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड वाले हैं वो इक्वल होगा तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी बताएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सारी बातें सही है, उसमें ये नहीं है कि सारी बातें सही है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। हम कहेंगे अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर सभी अकाउंट एक्यूरेट है, अर्थमेटिक एक्यूरेसी है बस। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच शो डैश ऑफ टोटल ऑफ ऑल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस एक ऐसी स्टेटमेंट है जो सभी लेजर अकाउंट के बैलेंस शीट का नेट टोटल लेकर डालता है कि नेट डेटर कितने के बचे, नेट क्रेडिटर कितने की है, नेट सेल कितने की हुई है, वो तो बैलेंस शीट जो होते हैं सभी अकाउंट के वो डालता है। डैश लिस्ट द बैलेंस एंड टाइटल ऑफ अकाउंट, ट्रायल बैलेंस लिस्ट द बैलेंस एंड टाइटल अकाउंट इन द लेजर अकाउंट, सिंपल सी बात है। राम अकाउंट का बैलेंस आया, मान लो सीडी में बैलेंस आया, बैलेंस बीडी डेबिट साइड में आया है 10,000 रुपए, तो हम क्या कहेंगे, राम अकाउंट का राम उठा लेंगे और उसका बैलेंस उठाकर ट्रायल बैलेंस में डालते हैं कि हम कहेंगे राम इतनी। मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है 15,000 रुपए, तो आप मशीन अकाउंट का टाइटल मशीन उठा लेते हो और उसका बैलेंस का अमाउंट उठा लेते हो, तो लिखते हो ट्रायल बैलेंस के अंदर। देखो ट्रायल बैलेंस क्या है, एक लिस्ट है बैलेंस की और टाइटल ऑफ अकाउंट्स की। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में तो बैलेंस अमाउंट जाते हैं और यहाँ पर उसके टाइटल जाते हैं। द बैलेंस और लायबिलिटी अकाउंट विल बी शो डैश इन ट्रायल बैलेंस, यार कौन नहीं बता सकता, ट्रायल बैलेंस के अंदर लायबिलिटी किस साइड से होती है, क्रेडिट साइड में शो होगी, ये तो बहुत ही सिंपल है। राम हैज एन एसेट ऑफ 20,000, राम के पास 20,000 रुपए की एसेट थी और 4,000 रुपए की लायबिलिटी। राम के पास 20,000 की एसेट है, 4,000 की लायबिलिटी है, तो कैपिटल कितनी की होगी, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल 16,000 रुपए, सही है। डेप्रिसिएशन एक लॉस है, बिल्कुल लॉस है सर। डबल अकाउंटिंग सिस्टम ऑन गिव एन ओरिजिन ऑफ लूका पिकोली, लूका पिकोली इज द फादर ऑफ अकाउंट और इन्होंने इन्वेंशन किया था डबल एंट्री सिस्टम का। लूका पिकोली क्या है दोस्तों, अकाउंट्स के फादर है और इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का इन्वेंशन किया था। एक मिनट दीजिएगा दोस्त। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस हैव नो इफेक्ट ऑन नेटवर्थ, प्रॉफिट और लॉस का कोई भी इफेक्ट नेटवर्थ में नहीं होता।
क्यों नहीं होता भाई? नेटवर्थ का मतलब होता है दोस्तों कैपिटल, पहली बात तो ध्यान रखिएगा। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? कैपिटल होता है। तो अगर मेरे पास कैपिटल है तो कैपिटल में से अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड करोगे और लॉस होगा तो माइनस करोगे ना, तो क्या इफेक्ट नहीं होगा? सर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का इफेक्ट, प्रॉफिट और लॉस का इफेक्ट नेट प्रॉफिट में, कैपिटल में होता है। नेटवर्थ का मतलब होता है कैपिटल। कैपिटल के तीन नाम होते हैं, एक कैपिटल, एक ऑनर इक्विटी, एक नेटवर्थ। याद रखिएगा, कैपिटल के तीन नाम होते हैं, कैपिटल, ऑनर इक्विटी और नेटवर्थ। ट्रायल कैपिटल अकाउंट एक रियल अकाउंट है? फॉल्स। कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल एक पर्सन का है। ट्रायल बैलेंस इज अ फाइनल अकाउंट? नहीं, ट्रायल बैलेंस एक फाइनल अकाउंट नहीं है। फाइनल अकाउंट का मतलब होता है पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। बहुत बढ़िया। ट्रायल बैलेंस कंटेन द बैलेंसेज ऑफ ओनली द पर्सन एंड रियल अकाउंट? ट्रायल बैलेंस के अंदर सिर्फ पर्सनल और रियल अकाउंट के बैलेंस नहीं दोस्तों, इधर खर्चों के भी होते हैं बैलेंस। राम का है, ठीक है, राम पर्सनल है, एसेट रियल है, पर यहाँ पर नॉमिनल का भी तो होता है, तो फॉल्स है। तीनों होते हैं यहाँ पर, पर्सनल, रियल, नॉमिनल के बैलेंस होते हैं। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ लेजर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना। यस, लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। जर्नल इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री? नहीं, ओरिजिनल एंट्री। गलत है, जर्नल एक बुक है ओरिजिनल एंट्री की। ट्रेड डिस्काउंट विल बी द एंटर इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट? क्या ट्रेड डिस्काउंट एंटर करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में? ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आता दोस्तों, कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में आता है, इसलिए फॉल्स। अब बताइए, सारी चीजें दोस्तों सिंपल है, इसमें कहीं पर प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं आपको बताता हूं। मैंने स्पीड से पढ़ा दिया आपको, कहीं पर प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं कमेंट देख रहा हूं। बताइए बताइए बताइए, प्रॉब्लम है कहीं? चलो भाई सुनो, पेज नंबर, पेज नंबर 78, 79 और 80 में जो मैचिंग ट्रू फॉल्स एमसीक्यू फिलअप है ना, वो यही है जो अभी मैंने पढ़ाया आपको, वो यही है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। सेम कॉपी एज इट इज, दो बार कॉपी कर दिया इंस्टीट्यूट ने अपनी बुक के अंदर। एसबीआई अकाउंट की जगह पर अगर बैंक होता ना, तब भी वो पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। बैंक इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नहीं, बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, पर्सनल में आएगा बैंक हमेशा। सैलरी अकाउंट क्या है? सैलरी अकाउंट क्या है हमारे लिए? नॉमिनल नेचर का है। सैलरी हमारा नॉमिनल नेचर का है। ड्राइंग्स अकाउंट क्या है हमारा? पर्सनल नेचर का, क्योंकि ड्राइंग एक पर्सनल की होगी। फर्नीचर हमारा क्या है? एसेट। फर्नीचर हमारी एसेट है, रियल नेचर का है। इनकम रिसीव एडवांस मैंने आपको कहा था रिप्रेजेंटेटिव है। और मॉडर्न अकेडमी कोई ना कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, कोई इंस्टीट्यूट है, आर्टिफिशियल। सिंपल, बहुत सिंपल है वाला। सैलरी अकाउंट क्या है सर? पर्सनल नेचर का है। अच्छा, कैपिटल अकाउंट क्या होगा? पर्सनल नेचर का है। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, सैलरी पर्सनल नेचर का थोड़ी ना है, सैलरी नॉमिनल नेचर का है, सैलरी नॉमिनल नेचर का है। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। हरीश अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है। स्टेट एंड बैंक ऑफ इंडिया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। और गुडविल हमारा रियल अकाउंट है। दोस्तों ये लो, ये भी खत्म हो गया आप, बहुत ही सिंपल। आगे पढ़ाऊं या हो गया? बताओ, आगे पढ़ाना है या खत्म?
पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हाँ ऐसे आएंगे। आ जाओ फिर, बेसिक में एक पार्ट और रह गया, ये और खत्म करते हैं और खत्म, बेसिक हमारा खत्म हो जाएगा। बेसिक के अंदर एक पार्ट और रह गया इसी वाला, फिर हम कल करेंगे। कल हमारा चैप्टर चलेगा डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज और बीआरएस। ये 4 चैप्टर हमारे कल चलेंगे, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज और बीआरएस। और उसके अगले दिन चलेंगे फाइनल अकाउंट, एनपीओ, जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट। तो 4 चैप्टर कल और 4 चैप्टर परसों, ठीक है। इस तरीके से आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगी मैथ, उसके बाद मैथ स्टार्ट करेंगे। आ जाओ, वेट नहीं करते। परचेज अकाउंट, परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल परचेज। नहीं, परचेज जो बुक्स होती है ना, परचेज बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम क्रेडिट परचेज यूज करते हैं। ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, बस। ऑल क्रेडिट परचेज नहीं, क्रेडिट परचेज के अंदर तो वो भी आ जाता है दोस्तों, एसेट। एसेट उधार पर खरीदूंगा तो क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट हो जाएगा। सिर्फ गुड्स की क्रेडिट परचेज ही परचेज बुक में आती है, सिर्फ गुड्स की क्रेडिट परचेज ही परचेज बुक में आएगी। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन। हेलो दिवेश, गुड्स ब्रॉट फ्रॉम मिस्टर पी, द पेमेंट फॉर विच इज ड्यू आफ्टर अ मंथ इज एंटर इनटू। मतलब गुड्स खरीदा उधार पर, इसकी पेमेंट 1 महीने बाद होने वाली है। सर परचेज बुक में जाएगा, कहां जाएगा? परचेज बुक के अंदर। गुड्स खरीद रहा हूं और उसकी पेमेंट 1 महीने बाद हो रही है, कैश में नहीं खरीदा। कैश में खरीदा तो कैश बुक में जाता, यहाँ परचेज उधार पर खरीदा है तो परचेज बुक में जाएगा। द सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर यूज फॉर रिकॉर्डिंग एंट्री इन अ सेल बुक इज कॉल्ड इनवॉइस। सेल बुक के अंदर क्रेडिट सेल जाती है दोस्तों। सेल बुक के अंदर कौन सी सेल जाएगी? सेल बुक के अंदर क्रेडिट सेल जाएगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। सेल बुक के अंदर क्रेडिट सेल जाएगी और क्रेडिट सेल में हमें क्रेडिट सेल के अंदर हमें इनवॉइस सेंड करना होता है। जब मैं सेल करूंगा तो इनवॉइस मिलेगा या दूंगा अगले बंदे को? यार मेरे से कोई सामान खरीदना आएगा तो मैं इनवॉइस दूंगा ना उसको, तो इनवॉइस सेंड आउट करना होता है, ना कि इनवॉइस मिलता है। इनवॉइस मिलता है परचेज करने वाले को। और इनवॉइस कब इशू करते हैं? जब उधार पर माल खरीद रहे हो या बेच रहे हो। जब आप उधार पे माल खरीद रहे होंगे या बेच रहे होंगे तो आपको इनवॉइस इशू करना होगा, ठीक है। आपको क्या इशू करना होगा? इनवॉइस। तो इनवॉइस रिसीव्ड होता है परचेज करने के टाइम पे, इनवॉइस भेजना पड़ता है सेल करने के टाइम पर। और जब आप कैश में माल बेचोगे खरीदोगे तो कैश मेमो इशू करना होता है या खरीद मिलता है कैश मेमो। डेबिट नोट इशू टू क्रेडिटर फॉर गुड्स रिटर्न बाय अस इज टू बी रिकॉर्डेड इन अ डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है दोस्तों? बताया था मैंने एक क्लासेस के अंदर। देखिए डेबिट नोट क्या होता है, जब हम परचेज रिटर्न करते हैं ना तो परचेज रिटर्न के टाइम में एंट्री क्या होती है? भाई मैंने राम को परचेज रिटर्न कर दिया है, राम परचेज रिटर्न हुआ है। इसका मतलब क्या है कि राम से खरीदा था, अब राम को मैं वापसी कर रहा हूं। तो राम से खरीदा तो राम से खरीदा उधार पर, तो एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। जब मैंने राम से उधार पर खरीदा तो एंट्री हुई परचेज टू राम, है ना। परचेज टू राम हुआ। अब राम को मैं वापसी कर रहा हूं तो राम टू परचेज रिटर्न होगा। तो जब आप परचेज रिटर्न करते हैं ना दोस्तों, तो परचेज रिटर्न करके आप एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं जिस पर्सन को रिटर्न कर रहे हो, राम को। तो राम को एक डॉक्यूमेंट इशू करा जाएगा और राम को डॉक्यूमेंट में कहा जाएगा कि मैंने कुछ माल आपका वापसी कर दिया है, इसलिए मैं आपके अकाउंट को अब डेबिट कर रहा हूं। इसलिए डेबिट नोट इशू करा जाता है परचेज रिटर्न के टाइम पे। डेबिट नोट इशू इसलिए करा जाता है क्योंकि हम राम के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, लायबिलिटी कम कर रहे हैं। राम का अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब डेबिट नोट इशू हो रहा है। तो अगर डेबिट नोट इशू हो रहा है तो उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम डेबिट हो रहा है और परचेज रिटर्न हमारी क्रेडिट हो रही है, ठीक है जी। परचेज रिटर्न के टाइम पे डेबिट नोट इशू करते हैं। क्यों? क्योंकि परचेज रिटर्न के टाइम में जो पर्सन है वो डेबिट होगा
और सेल रिटर्न के टाइम में जो पर्सन है वो क्रेडिट होगा। सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल रिटर्न टू दैट पर्सन अकाउंट जिसको आपने सेल रिटर्न करी है। तो सेल रिटर्न टू जिसने अपने सेल रिटर्न करी है, जिसने, अगर मुझे सोहन ने माल दिया है, मैंने उसको बेचा था, सोहन ने मुझे माल वापस कर दिया, तो अब एंट्री होगी सेल रिटर्न टू सोहन। तो सोहन क्या हो रहा है? क्रेडिट, इसलिए सोहन को क्रेडिट नोट इशू करा जाएगा क्योंकि उसके अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, और ये सेल रिटर्न के केस के अंदर होता है। तो डेबिट नोट इशू करा जाता है, याद रखिएगा, डेबिट नोट परचेज रिटर्न में इशू करा जाता है क्योंकि डेबिट नोट से उसके अकाउंट को डेबिट किया जाता है, और सेल रिटर्न के अंदर क्रेडिट नोट इशू करा जाता है क्योंकि सेल अकाउंट के अंदर सेल रिटर्न में क्रेडिट करा जाता है पर्सन के अकाउंट को। पांचवा, सेल रिटर्न बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। सेल रिटर्न बुक कब यूज करते हैं? जितने भी गुड्स आपने उधार पर बेचे हो, सॉरी सर, जितने भी गुड्स आपने रिटर्न करे हो, गुड रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन, ये वाला सी वाला, कैश के गुड्स रिटर्न नहीं होते दोस्तों। कैश में जो गुड्स बेचे होते हैं वो रिटर्न नहीं होते हैं। जब हम उधार पे माल बेचते हैं वही हम रिटर्न लेते हैं, कैश वाला रिटर्न नहीं लेते, ऐसी एजम्पशन होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। अब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जान पहचान होती है तो कैश में रिटर्न हो जाता है, वो अलग बात है, पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते टाइम आप एज्यूम करेंगे रिटर्न तभी पॉसिबल है जब उधार पर बेचा या खरीदा गया हो, ठीक है। इसलिए सारे रिटर्न होंगे जो उधार पर बेचे थे गुड्स, उसी का रिटर्न होगा, कैश वाले के नहीं होते। क्लोजिंग एंट्री आर रिकॉर्डेड इन, क्लोजिंग एंट्री कहां रिकॉर्ड की जाती है? कैश बुक में, लेजर में, जनरल प्रॉपर में, या बैलेंस शीट के अंदर? बताइए सर। सर ओपनिंग एंट्री हो, क्लोजिंग एंट्री हो, ट्रांसफर एंट्री हो, ये तीनों की तीनों जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाएगी, याद रखना। ओपनिंग एंट्री हो, क्लोजिंग एंट्री हो, ट्रांसफर एंट्री हो, तीनों की तीनों जनरल में एंट्री होते हैं, जनरल एंट्री करते हैं इसके अंदर। कैश बुक इज अ, क्या है? कैश बुक क्या है दोस्तों? सब्सिडरी बुक और लेजर है। कैश बुक दोनों है, सब्सिडरी बुक भी है और लेजर अकाउंट भी बनाते हैं। कैश बुक डबल एंट्री, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, तो सब्सिडरी भी है और लेजर भी है। आगे, कैश बुक इज अ फॉर्म ऑफ, कैश बुक किसकी फॉर्म में होता है? ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में, जर्नल की फॉर्म में, लेजर की फॉर्म में, या ऑल ऑफ द अबव? आप खुद ही बता दो, कितना सिंपल है। कैश बुक कैसे बनाते हो आप? लेजर अकाउंट जैसे तो बनता है कैश बुक, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, लेजर अकाउंट जैसे बनता है। तो कैश बुक क्या है? लेजर अकाउंट जैसा ही होता है एक तरीके का। नोवा, कैश बुक रिकॉर्ड करता है सारी कैश रिसीव नहीं, ऑल कैश पेमेंट नहीं, सारी कैश रिसीव और सारी पेमेंट रिसीव करता है। जितनी भी कैश रिसिप्ट है या जितनी भी कैश पेमेंट है सब की सब रिकॉर्ड करेगा कैश बुक। तीन ही थी इसमें तो। कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड, कैश बुक क्या रिकॉर्ड नहीं करता? क्रेडिट परचेज नहीं करता, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं करता, और क्रेडिट सेलिंग, बिल्कुल सही, तीनों रिकॉर्ड नहीं करता। कैश बुक तो कैश ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा ना, उधार वाली नहीं करेगा बिल्कुल भी, तो ये तीनों ट्रांजेक्शन उधार वाली है। सिंगल कॉलम कैश बुक में शो, सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या शो होता है? सिर्फ डेबिट बैलेंस, सिर्फ क्रेडिट बैलेंस नहीं, आइदर डेबिट और क्रेडिट या नाइदर डेबिट और नॉर। कैश बुक में क्या बैलेंस की बात कर रहा है क्या? सिंगल कॉलम कैश बुक में शो ओनली अ डेबिट बैलेंस, ओनली अ क्रेडिट बैलेंस नहीं यार, दोनों तो होते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक, यार कैश बुक में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस है इसका मतलब आपके पास पैसा है पहले से, क्रेडिट बैलेंस है तो आपका उधार लिया हुआ है, ये हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। 12, अ कैश बुक विद डिस्काउंट और बैंक कॉलम, कोई भी कैश बुक बना रहे हो उसमें डिस्काउंट और बैंक का कॉलम है, उसको हम कितने कॉलम का? कैश बुक विथ, कैश बुक विथ, सुन लो ध्यान से, कैश बुक है मतलब कैश कॉलम तो है, साथ में डिस्काउंट और बैंक का कॉलम है। बच्चा यहां सोचता है कि कैश बुक बनाए डिस्काउंट और बैंक के साथ, समझ में आ रहा है? यहां विथ का इस्तेमाल करा है दोस्तों। कैश बुक में कैश कॉलम तो होगा, उसके साथ साथ डिस्काउंट और बैंक का कॉलम होगा, तो 3 कॉलम होगा यहाँ पर। बच्चा कहता है कैश बुक में डिस्काउंट और बैंक कॉलम, तो 2 कॉलम टिक लगाता है और जल्दी से गलत हो जाता है, उसका टिक लगाता है और गलत हो जाता है, गलती मत करिएगा। विथ का यूज करा गया है, कैश बुक के साथ डिस्काउंट और बैंक कॉलम होगा तो 3 बन जाएगी ना, कैश कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, बैंक कॉलम, 3 कॉलम कैश बुक बोलेंगे इसको। द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन अ डेबिट साइड कैश बुक रिकॉर्ड अ कैश डिस्काउंट डिडक्टेड फ्रॉम
अ कस्टमर व्हेन दे पे देयर अकाउंट इज पोस्टेड टू। अभी क्वेश्चन ऐसे दिखाई नहीं दे रहा मुझे, मैं ऐसे पढ़ रहा हूं, एक बार साथ साथ पढ़ लीजिए मेरे। कहता है डिस्काउंट कॉलम के डेबिट साइड का टोटल करेंगे, रिकॉर्डिंग कैश डिस्काउंट डिडक्टेड फ्रॉम द कस्टमर। कैश डिस्काउंट दिया जाता है, डिडक्ट नहीं किया जाता। व्हेन दे पे देयर अकाउंट इज पोस्टेड टू। यार ये सिंपल है, सिंपल है, मैं बताऊं क्या कह रहा है। कहता है जब आप, ये है कैश बुक, यहाँ कैश कॉलम बैंक और ये डिस्काउंट, ये कैश बैंक और डिस्काउंट, ये डिस्काउंट रिसीव्ड होता है और ये डिस्काउंट अलाउ होता है। एक बात मुझे बताओ, जब मैं अपने कस्टमर को डिस्काउंट दूंगा या लूंगा कस्टमर से? सर कस्टमर को तो डिस्काउंट देते हैं ना, तो जब मैं कस्टमर को डिस्काउंट दूंगा तो वो कहां पर शो होगा? डिस्काउंट अलाउ में शो होगा ना। सिंपल ही तो कह रहा है। कहता है डिस्काउंट कॉलम जो है डेबिट साइड का, कैश को के डेबिट साइड का जो डिस्काउंट कॉलम है वो कैश डिस्काउंट होता है। जब आप वो कस्टमर को डिस्काउंट दोगे तो वो डिस्काउंट अलाउ में शो होगा ना। तो कह रहा है डेबिट साइड ऑफ द डिस्काउंट अलाउ अकाउंट में शो होगा। सिंपल। कभी भी आप अपने कस्टमर को, जब वो पे करेगा और जब आपको डिस्काउंट दोगे, उसने पे करना था 10,000 रुपए, आपने कहा नहीं तो 500 का डिस्काउंट दे दे, तो डिडक्ट कर लिया। क्या कर लिया? डिडक्ट कर लिया उसके जितना पे करना था। वो 9,500 दे रहा है, ठीक है जी। तो जो 500 रुपए आपने उसको डिस्काउंट दिया वो डेबिट साइड ऑफ द डिस्काउंट अलाउ में जाएगा। समझ में आ गया? ट्रेड डिस्काउंट अलाउ एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स इन रिकॉर्डेड इन सेल बुक। कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होता यार ये, इन नॉट रिकॉर्डेड इन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड नहीं होता। 15वां, द पीरियडिकल टोटल ऑफ सेल रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू। पीरियडिकल टोटल ऑफ सेल रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू। सेल रिटर्न, एक बार मुझे बताओ, अगर सेल का नेचर क्रेडिट है तो सेल रिटर्न बुक का नेचर क्या होगा? डेबिट होगा। तो जो टोटल होगा, टोटल जितनी भी आज तक जितनी भी सेल रिटर्न करी है उसका बैलेंस डेबिट ही तो होगा। उसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट साइड ऑफ द सेल रिटर्न अकाउंट। ठीक है ना? कितना सिंपल है। सेल रिटर्न का नेचर डेबिट होगा, सेल रिटर्न का नेचर डेबिट होगा, और अगर वो डेबिट है तो उसका जितना भी टोटल होगा वो डेबिट साइड में होगा। लो जी, मैचिंग आ जाओ पहले। परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक में जो पर्सन होता है वो डेबिट साइड में जाता है, इसलिए इसके डेबिट नोट इशू करते हैं। जबकि सेल रिटर्न बुक का नेचर डेबिट है तो पर्सन कहां होगा? क्रेडिट होगा। अरे कोई पर्सन सेल रिटर्न करेगा तो एंट्री होगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पर्सन अकाउंट, तो पर्सन को क्या करा? क्रेडिट। तो सेल रिटर्न बुक में क्या होता है? क्रेडिट नोट इशू होता है। जर्नल इज नोन एज अ जर्नल प्रॉपर, ठीक है ना। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स कहां होगा? सेल बुक में। और क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स कहां होगा? परचेज बुक में। खत्म हो गया ये भी। मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है? वेट कर रहा हूं, बताइए सर कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रू फॉल्स आ जाओ। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में? फॉल्स, रिकॉर्ड नहीं करते। कह रहा है कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, बेवकूफ, वो कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं करते। फॉल्स है, बिल्कुल सही। द पीरियडिकल टोटल ऑफ सेल टू बुक इज पोस्टेड टू सेल रिटर्न अकाउंट। रिटर्न में क्यों आएगा? सेल बुक की एंट्री सेल रिटर्न में क्यों आएगा? अरे सेल रिटर्न की एंट्री सेल रिटर्न में आएगा ना, सेल बुक की तो सेल बुक में आएगा। तो सेल बुक की एंट्री सेल रिटर्न में नहीं आएगा, सेल बुक की एंट्री सेल बुक में ही आएगी। ठीक है ना? इसलिए फॉल्स है। ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज जनरल विल बी इफेक्ट ना परचेज अकाउंट। बिल्कुल यार, आप अगर परचेज आपने 10,000 की करी और आपने उसको ज्यादा दिखा दिया तो परचेज बुक इफेक्ट करेगी नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। 10,000 की परचेज में आप 15 दिखाओगे तो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी, ट्रायल बैलेंस भी मैच नहीं करेगा।
ट्रू है। कह रहा है परचेज बुक को आपने ज्यादा दिखा दिया है, ओवरकास्ट कर दिया है, तो उसका परचेज अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा। यस पड़ेगा। गुड्स वर्थ 5,000 रुपए, सोल्ड टू वर्षा 10% ऑफ डिस्काउंट, ठीक है जी, 5% का टैक्स दिया, ओके। बाय दिस ट्रांजेक्शन द सेल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 4500, बिल्कुल सही है। देखो 5,000 रुपए में से माइनस कर देंगे 10% डिस्काउंट, तो आ जाएगा सर 500, तो आ जाएगा 4500 रुपए। तो आपने सेल कितने की करी, आपकी जेब में पैसा कितना है, 4500। अब बच्चा यहाँ पर सेल टैक्स माइनस कर देता है। अरे सेल टैक्स तो गवर्नमेंट का होता है ना दोस्तों, वो जो आपकी टोटल सेल होगी उसमें से माइनस करोगे ना सेल टैक्स, तो सेल तो यही है ना आपकी, सेल तो यही है, उसमें से सेल टैक्स दोगे आप, वो आप अपनी जेब से भरोगे टैक्स, क्योंकि आपने सेल करी है, तो सेल टैक्स आप अपनी जेब से भरो, तो आप कहेंगे तो सेल तो ये है, तो सेल टैक्स पेज पे भरी जाती है, सेल टैक्स इस पे भरी जाएगी सेल पर, तो सेल ये रही, तो सेल पे सेल टैक्स, तो सेल मेरी टोटल यही है, तो आपको सेल ही बतानी है कि सेल कितनी है, 4500 रुपए। समझ में आ गया कि सेल कितनी होगी, 4500 होगी, क्योंकि सेल पे ही सेल टैक्स दिया जाता है। चलिए हाँ जी, आवाज आ रही है आपको। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, सेल इनवॉइस एंड सेल बुक। भाई आप क्रेडिट सेल करते हो तो वो सेल बुक में जाएगा, उसके लिए इनवॉइस इशू होगा, बिल्कुल सही है। उधार के लिए इनवॉइस इशू होता है और वो क्रेडिट सेल होगी तो सेल बुक में जाएगी। ड्यू टू डैमेज ऑफ गुड्स रवि वाज सेंट ए क्रेडिट नोट 200 रुपए, इट विल बी रिकॉर्डेड इन अ सेल बुक। नहीं, क्रेडिट नोट तो तब इशू होता है जब सेल रिटर्न बुक होती है, ठीक है जी। तो डैमेज के केस के अंदर थोड़ी ना होगा, इसलिए फॉल्स लिखा है यहाँ पर, सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। सैलरी ड्यू फॉर द मंथ विल अपीयर नो वेयर इन अ कैश बुक। सैलरी ड्यू फॉर द मंथ, ड्यू का मतलब है कि सैलरी बन गई है पर अभी मिली नहीं है, जब मिलेगी तभी तो कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा। भाई कैश बुक में जब सैलरी मुझे मिलेगी तभी तो रिकॉर्ड करूंगा। तो सैलरी ड्यू का मतलब है कि सैलरी मेरी इतनी बन गई इस मंथ की, पर वो कैश बुक में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मिली नहीं है। जब वो मुझे मिलेगी तब जाकर ही मैं वो रिकॉर्ड करूंगा, ट्रू होगा, बिल्कुल सही है। कह रहा कहीं नहीं आएगा सैलरी ड्यू का, सैलरी रिसीव्ड होता या सैलरी पे होता तब आता। रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड ऑन अ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। अरे रिसिप्ट जो होती है वो कैश बुक के क्रेडिट साइड में आती है, नहीं डेबिट साइड में आती है। कैश का बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट, पेमेंट क्रेडिट साइड में आती है, रिसिप्ट डेबिट साइड में आती है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कैश बुक इज टू नो द कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ द बिजनेस, बिल्कुल सही है सर। पेड इंश्योरेंस बाय चेक 10,000 रिकॉर्ड आर इन कैश कॉलम। अगर आप चेक से पेमेंट करोगे तो बैंक कॉलम में आएगा ना, कैश कॉलम में थोड़ी ना, तो बैंक कॉलम फॉल्स है, कह रहा कैश कॉलम में आएगा, इसलिए हमने इसको फॉल्स बोला। अब दोस्तों ये वाला पार्ट आपको करके लाना है, फिलअप का पार्ट, और फिलअप का पार्ट करने के बाद कल मुझसे आप इसकी प्रॉब्लम पूछेंगे। कल होगी क्लास सुबह 9 बजे और कल मुझे आप इसकी प्रॉब्लम पूछेंगे, ठीक है। 9 नहीं 8:30 रखेंगे क्लास कल 8:30 पे क्लास होगी मॉर्निंग में। कल मुझसे आप इसकी प्रॉब्लम पूछेंगे, अगर कोई समझ में नहीं आता तो, ठीक है सर। फिल इन द ब्लैंक मैं वो कल कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।